कि दुनिया के शिखर पर 1970 से 80 के बीच में एक शब्द की गूंज है, सामाजिक समावेशन। और 1970 में सामाजिक समावेशन शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में अगर होती है, एक ऐसे बहिष्कृत लोग जो इस देश की व्यवस्था में शामिल ना हो सके, और ये शब्द आते आते 1995 में कोपेनहेगन में विश्व सम्मेलन में इस दुनिया के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाओं में शामिल हो जाता है। इस शब्द की महत्ता हम दलित समाज के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं समानता पर आधारित है। और आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, जिस शब्द का प्रयोग आपने इस कार्यक्रम में किया है, पूरा दलित समाज आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। पूनम देवी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक समावेशन शब्द का चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी सोच को दर्शाता है। अगर पूनम देवी जी का जीवन परिचय उसको आयु काल के हिसाब से देखते हैं तो एक बहुत छोटा सा है, और भारतीय जनमानस से एक सवाल पूछता है कि एक कमजोर वर्ग में एक महिला पैदा होती है, एक स्त्री के रूप में, गांव में पैदा होती है, गरीबी में पैदा होती है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग में पैदा होती है। इस देश की हजारों साल से बनी बनाई व्यवस्था में क्या वो स्त्री फिट है? इस देश की बनी बनाई व्यवस्था, जो बच्चा एक स्त्री के रूप में बहुजन समाज में पैदा होता है, तो एक व्यवस्था से एक सवाल है। यहां हम नेता बन के सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि यह सामाजिक कार्यक्रम है। और मैं मुकेश सिद्धार्थ जी की इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। जो चलाएगा तो कहीं ना कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। दलित समाज के तमाम नेताओं को, दलित समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्गों के लोगों को यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिना सामाजिक आंदोलन को मजबूत किए वो राजनीतिक आंदोलन की दशा और दिशा तय नहीं कर सकते। सर, एक छोटी सी बेटी जब पैदा होती है, बड़ी होती है, उसके साथ छेड़छाड़, उसके साथ एक अलग तरह का नजरिया, उसकी शादी होती है, किन परिस्थितियों में वो घर लौटती है, किन परिस्थितियों में बहुत सारे लोग उसके साथ जिस तरह का वे विचार करते हैं, किन परिस्थितियों में एक भोली भाली लड़की उस व्यवस्था को छोड़ करके इस देश की, जिसको आप एक दास्यु व्यवस्था कहते हैं, वहां जाकर के शामिल होती है। और इस देश की उस व्यवस्था से निकली हुई लड़की एक राजनीतिक कारण के कारण, एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण आदरणीय मुलायम सिंह जी के निवेदन पर उस व्यवस्था को छोड़ती है और इस देश की ऐसी व्यवस्था में शामिल होती है, इस देश की संसद में जाकर के बैठती है। और इस देश की वही बेटी उसी सुरक्षित दिल्ली के अंदर उसकी एक व्यक्ति हत्या कर देता है, उसकी हत्या भी हो जाती है। कहां? दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली के अंदर। किस बात के आधार पर? वो व्यक्ति ये कहता है, नाम है शेर सिंह राणा, कहता है कि मैंने बेहमई कांड का बदला लिया। इसी देश की व्यवस्था, इसी देश का तमाम तंत्र, देश की सबसे सुरक्षित जेल 2001 में हत्या करता है, और इस देश की सबसे सुरक्षित जेल जो तिहाड़ जेल है, वो वहां से 1 साल भी जेल में नहीं रहता और बाकायदा छोड़ के चला जाता है। इसी देश में की व्यवस्था में शामिल होने वाला व्यक्ति 2014 में बाकायदा उस व्यक्ति के ऊपर इस देश की न्याय व्यवस्था मात्र 1 लाख का जुर्माना और उनको आजीवन कारावास। और वही व्यक्ति, इसी देश की व्यवस्था का रहने वाला व्यक्ति, कहीं ना कहीं 2016 से आज तक आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाला व्यक्ति जमानत पे कहीं ना कहीं आजाद है।
आज भारत की व्यवस्था में राजनेता है, आज भारत में राष्ट्रवादी जन पार्टी चलाता है। आज वही व्यक्ति जो इस महिला का हत्यारा है, जो इस व्यवस्था को कुचलने वाला है, वो व्यक्ति बाकायदा सरकारी अभिरक्षा में रहता है, सरकारी गणों के बीच रहता है, सरकार के संरक्षण में रहता है। यही इस देश की व्यवस्था है, यही समावेशन है, यही मंथन है। देखिए क्या होगा, बहुत सारे सवाल होंगे। पराचा साहब चले गए। इस देश के कमजोर वर्गों के लोगों के अंदर अगर खामियां ना होती तो वो गुलाम ना होता। उसकी अपनी खामियां हैं। 92 सीटें इस देश में मुस्लिम समाज की ऐसी हैं कि जिन 92 लोकसभा की सीटों के ऊपर अगर मुसलमान प्रत्याशी को मुसलमान ही दे दे तो इस देश में 92 मुस्लिम एमएलए पैदा किए जा सकते थे। क्या पैदा हो पाए? नहीं पैदा। और एक छोटी सी बात और कहूंगा। देखिए सर, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। इस देश का बहुजन चिंतन, इस देश का बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप अगर इस गलत फहमी को निकाल दे, अगर वो आरक्षित सीटों से चुन करके आते हैं, आरक्षित सीटों से चुनने का मतलब है कि आप आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेंगे, लेकिन होता उल्टा है। होता यह है कि आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले व्यक्ति उस समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, उस दल को रिप्रेजेंट करते हैं जहां से वो चुन करके आते हैं। और यही उनके दुखों का कारण है, यही दलित समाज की राजनीति का पीड़ा का कारण है। अगर हम देखिए, कोई भी लीडर किसी भी दल में काम करेगा, उस दल में उसकी व्यवस्था वैसे ही रहेगी अगर उसका समाज उसके साथ जुड़ेगा, अगर वो समाज को रिप्रेजेंट करेगा तो कोई भी दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको नहीं छोड़ेगी। और छोटी सी बातें रहेंगी सर। देखिए एक छोटी सी बात और कहता हूं बस, कि इस व्यवस्था को कोसना है या इस व्यवस्था से कुछ सीखना है, या इस सभागार में तमाम लोग उपस्थित हैं, हम सामाजिक मंचों के लोग, हम बहुजन मंचों का प्रयोग हजारों साल से बढ़ी हुई व्यवस्था से सवाल तो पूछेंगे, लेकिन ऐसे मंचों का उपयोग सारी ऊर्जा उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं लगाएंगे। हम अपनी बातें का, हम अपने समस्याओं का, उनके निराकरण की चर्चा करेंगे, उन व्यवस्थाओं को कैसे खत्म किया जाए, उन व्यवस्थाओं को खत्म करने की बात करेंगे। क्योंकि एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए, दलित समाज में जातिवाद एक मसाले की तरह से उपयोग करोगे तो आप दलित मूवमेंट के जायकों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मसाले की सब्जी बनाओगे तो आपका भी पेट खराब होगा और दूसरों का भी पेट खराब होगा। मेरी बात समझ गए? चटनी मिर्चें रोज नहीं खा सकते, अगर मिर्चें रोज खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था को उतना सवाल उठाओ, उतना जागरूक बनाओ, और बाकी अपने समाज के लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे व्यवस्था में आगे बढ़े। और सुनिए, हम बहुत धनी लोग हैं। आपको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को मानने वाले लोग इस दुनिया में बढ़ रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उन विचारधाराओं को जानना चाहता है, और आप उस व्यवस्था पे खड़े हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा साहित्य, सबसे बड़ा वैचारिक आंदोलन के ऊपर आप खड़े हैं। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके पास, कबीर ने क्या कहा? क्या किसी धर्म, किसी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति कबीर बन सकता था? उन्होंने वहां मुस्लिम सल्तनत से भी सवाल पूछे, उन्होंने हिंदुओं से भी सवाल पूछे। क्या कोई रविदास पैदा हो सकता था? तुलसी से पहले रविदास है। हम तुलसी की बात करते हैं, ढोल गंवार सुर पशुसुत नारी, लेकिन उससे पहले रविदास भी है कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, बाकी क्या करेगा? एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करे व्यापार। और रैदास जी क्या कहते हैं कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, सबकी सब सेवा करें, ऐसा चाहूं मैं राज। तो ये व्यवस्थाएं हैं आपकी। और आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आशावादी व्यक्ति हूं,
इस देश की व्यवस्था के ऊपर बहुजनों का राज होगा। लिख लीजिए, दीवारों पे लिख लीजिए, इस देश का दलित तीसरी आजादी, सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।